दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह 1857 की क्रांति का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग 1857 की क्रांति को कई रूप में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति शुरू होने का कारण क्या था, वह किस तरह से प्रारंभ हुआ और उसका विस्तार कहाँ तक हुआ और उसका क्या स्वरूप रहा, और यह 1857 क्रांति जो लास्ट में असफल हो जाती है तो उसके असफलता का कारण क्या रहा और इसका परिणाम क्या निकल करके आया। जो 1857 की क्रांति हुई उसका अंततः क्या परिणाम निकल करके आता है, तो ये कई भागों में हम लोग बांट करके इस 1857 के क्रांति को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसके 1857 क्रांति के कारण को पढ़ेंगे, उसके प्रारंभ होने की स्थिति को देखेंगे कि किस तरह से 1857 की क्रांति जो है प्रारंभ होती है, और उसका विस्तार देखेंगे कि 1857 की क्रांति का कहां तक विस्तार होता है। और अगले वीडियो में हम लोग उसके स्वरूप के बारे में, उसके सफलता के कारण के बारे में तथा उसके परिणाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानने से पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 1857 के क्रांति से ही रिलेटेड है और यहाँ से सीधे क्वेश्चन बना करके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछ दिए जाते हैं। तो आप इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख बिंदु है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। आइए उस प्रमुख बिंदु को हम लोग याद कर लेते हैं। पहले 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि 1857 के क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वह पाल्मस्टन थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और भारत के अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा आप। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। वहीं अगर मुगल सम्राट की बात किया जाए तो 1857 के क्रांति के दौरान यहाँ के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय रहते हैं। चूंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय का उतना वर्चस्व नहीं रहता 1857 की क्रांति का आते आते, वह एक बहुत ही वृद्ध शासक के रूप में दिल्ली के गद्दी पे ऐसे ही सिर्फ देखने के लिए बैठा दिया जाता है उनको। तो इस समय जो शासक थे मुगल सम्राट वह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो इनका भी आप नाम याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया जो व्यक्ति था, तो अगर उस अंग्रेज की बात करें तो सेनापति थे कैंपबेल। कैंपबेल के द्वारा ही इस विद्रोह को दबाया गया था, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। और इस विद्रोह का जो प्रतीक था वह था कमल और रोटी, तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो इसे आप याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति का जो विद्रोह था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तो ये कुछ बुलेट पॉइंट थे, ये कुछ फैक्ट हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना करके पूछ दिए जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय पाल्मस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। वहीं अगर इस विद्रोह को दबाने के लिए जिस अंग्रेज को नियुक्त किया गया था उनका नाम कैंपबेल था, तथा इस विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। तो हम लोगों ने देखा कुछ फैक्ट बेस जो क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं 1857 के क्रांति का कारण के बारे में कि 1857 की क्रांति जो शुरू हुई उसको शुरू होने की कारण क्या थी, क्या कारण थी कि 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। तो आइए 1857 के क्रांति का कारण पढ़ते हैं। तो इनके कई कारण थे, कई कारण के कारण जो है 1857 की क्रांति उत्पन्न होती है। चूंकि भारत के सभी वर्ग के जो जनता रहते हैं वह त्रस्त हो चुके होते हैं अंग्रेजों से, और इसी कारण यह 1857 की क्रांति जो है जन्म ले लेती है। तो आइए देखते हैं इसके पहले राजनीतिक कारण का। तो अगर 1857 की क्रांति होने का अगर राजनीतिक कारण को देखें तो डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ थे, उनके द्वारा जो हड़प नीति चलाई गई थी, जिनसे कई राज्यों को हड़प नीति के अंतर्गत जिन शासक का अगला कोई वंशज नहीं हुआ था तो उसके शासन काल का जो उसका पूरा जो साम्राज्य होता था उसे हड़प नीति के अंतर्गत
जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसे आप याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति चलाई गई। इस समय अवध के जो क्षेत्र रहता है, जो अवध का क्षेत्र, और वहाँ के जो शासक रहते हैं उस पर कुशासन का आरोप लगा करके उनके साम्राज्य को अंग्रेज अपने ब्रिटिश संप्रदाय में मिला लेते हैं। और यहाँ से भी इसी तरह से यहाँ के जो शासक रहते हैं वहाँ उनसे बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं अंग्रेजों से, और यहाँ से एक राजनीतिक जो कारण है वह उभर कर सामने आती है, जिसके कारण जो उनके द्वारा हड़प नीति चलाई गई तथा अवध का जो उस समय सम्राट रहता है उसके जो कुशासन का उस पर आरोप लगा करके उसका जो क्षेत्र रहता है वह अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो राजनीतिक कई कारण थे जिनके कारण जो है वह यहाँ से 1857 की क्रांति को जन्म देता है। वहीं अगर आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारण में अंग्रेजों के द्वारा कर की वृद्धि कर दी गई थी, उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह ब्रिटेन से सामान को ला करके इंडिया में बेचा करते थे, और इस प्रकार से यहाँ के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वह नष्ट हो चुके थे। तो कर में वृद्धि कर देना, उद्योग का नष्ट हो जाना तथा कृषि और उद्योग का ठप हो जाना। क्योंकि जब उद्योग ही यहाँ का ठप हो गए और उद्योग में माल ही नहीं जाएगा कृषि के क्षेत्रों से, तो कृषि में भी कोई उतना वर्चस्व नहीं लेने लगा, और कृषि पर भी भारी मात्रा में जो है उनके द्वारा कर जो है लाद दिया जाता है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के तहत भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ा। क्या आर्थिक इतिहास था ब्रिटिश के आने से पहले, और ब्रिटिश के आने के बाद यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कृषि और उद्योग का ठप हो जाना और उसके कारण अकाल और भूखमरी की स्थिति जो है भारत में पैदा हो जाती है। तो ये थे उनके आर्थिक कारण, कर में वृद्धि कर देना, उद्योग का नष्ट हो जाना, कृषि और उद्योग दोनों का ठप हो जाना, और जिसके कारण अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना। अब आइए बात करते हैं कुछ सामाजिक तथा धार्मिक कारण क्या रहा, कि किस तरह से यहाँ के जो सामाजिक काम था उसमें हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों के द्वारा, यहाँ का जो धार्मिक कार्य था उनमें भी हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिनसे जो धर्म से जुड़े लोग थे वह भी खफा हो जाते हैं। यहाँ से आर्थिक कारण होने के कारण जो दोस्तों यहाँ से किसान जो वर्ग रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा समूह रहता है यहाँ भारत में किसानों का, किसान अंग्रेजों से त्रस्त हो जाते हैं और वह भी इनके खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं अगर सामाजिक तथा धार्मिक कारण देखें तो अंग्रेज चूंकि रूढ़िवादी के थे, उनके द्वारा जहाँ यहीं अगर यहाँ भारत में जो रह रहे थे रूढ़िवादी व्यक्ति, उनके द्वारा जैसे कि सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया और कई अन्य कार्य किए गए अंग्रेजों के द्वारा, जिससे भारत में रह रहे जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे वह कहीं न कहीं यह सोच रहे थे कि हमारे जो सामाजिक काम है उसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है और हमारे सामाजिक कामों को, हमारे सामाजिक नियमों को अंग्रेजों के द्वारा बदला जा रहा है, जिससे कि एक रूढ़िवादी वर्ग के जो व्यक्ति थे वह भी अंग्रेजों से खफा होने लगे। साथ ही 1813 में जब चार्टर एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके तहत जो अंग्रेजी मिशनरी यहाँ आए उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने तथा यहाँ को लोगों को जबरन ईसाई धर्म मनवाने के लिए मजबूर किया गया, और जिसके कारण यहाँ के जो वर्ग, यहाँ जो गरीब समूह के वर्ग थे, कहीं ना कहीं उनमें एक गुस्सा फूटा कि हम पर कहीं ना कहीं ईसाई धर्म जबरन थोपा जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक कारण भी रहा जो कि 1857 के क्रांति को जन्म देता है। अब आइए जानते हैं सैनिक कारण के बारे में। चूंकि इस विद्रोह को दोस्तों कई इतिहासकारों के द्वारा कई तरह की बातें कही गई है। कई इतिहासकार ने इन्हें सैनिक विद्रोह सिर्फ कहा है कि यह 1857 की जो क्रांति थी वह एक सैनिक विद्रोह थी, जबकि कई इतिहासकार द्वारा इन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, जैसे कि बी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसके स्वरूप में देखेंगे कि किनके द्वारा क्या कहा गया है, तो ये स्वरूप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इनके सैनिक कारण के बारे में।
चूंकि अंग्रेजी सेना में भारतीय और अंग्रेज की अगर सेना का रेशियो देखा जाए, उनके अनुपात देखा जाए, तो उनका अनुपात लगभग 5:1 था। यहाँ भारतीय सैनिक जो थे बड़े मात्रा में उनके सेना में शामिल थे। जहाँ 5 भारतीय सैनिक शामिल थे तो वहीं 1 सैनिक जो है अंग्रेज के शामिल हुआ करते थे। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों के द्वारा बड़ा ही भेदभाव किया जाता था और अंग्रेजों के द्वारा ना तो अंग्रेजी सैनिक के समान ना तो वेतन दिया जाता था और ना ही अच्छे से रहन सहन के लिए उनकी व्यवस्था थी, जिससे कि भारतीय सैनिक भी कहीं ना कहीं उनसे रुष्ट हो रहे थे। और चूंकि उनके सेना में सिख समुदाय के एक बड़े ही भाग में जो है सैनिक उनमें शामिल हुआ करते थे और सिख धर्म के जो सैनिक थे उनका शुरू से ही मानता रहा है कि वह सर पे अपना पगड़ी बांधेंगे और वह दाढ़ी रखेंगे, जिससे कि जब वह सैनिक में भर्ती होते थे तो कहीं ना कहीं उनके दाढ़ी को मुड़वा दिया जाता था, पगड़ी न पहनने दिया जाता था, जिनसे उन्हें उनकी धर्म को जो है ठेस पहुंचती थी। और यह भी कहीं ना कहीं कारण रहा कि जो भारतीय सैनिक थे वह उनसे खफा होने लगे। और आगे अगर बात करें तो 1854 में अंग्रेजों के द्वारा एक डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सैनिक जो है अपने परिवार के यहाँ कहीं ना कहीं पत्र लिख करके भेजा करते थे, तो उस प्रथा को भी बंद कर दिया गया। और इस 1854 के डाकघर अधिनियम के तहत जो है जो पत्र भेजा करते थे सैनिक अपनी फैमिली के यहाँ, उसे भी बंद कर दिया गया। और अवध के क्षेत्रों में चूंकि यही बहुत मात्रा में जो सैनिक थे वह इसी अवध के क्षेत्र से शामिल थे, तो कहीं ना कहीं जब पत्र लिखकर ना भेजा दिया गया और साथ ही साथ जब अवध जो कि उनका क्षेत्र था उन्हें भी अंग्रेजों के द्वारा अपने में मिला लिया गया, तो सैनिक की जो है क्रूरता जो है, सैनिक की जो रुष्ट होने का जो कारण है वह स्वाभाविक हो जाता है। तो यह भी कारण रहा। और साथ ही साथ अवध को 1856 में हड़पा गया था अंग्रेजों के द्वारा, यह भी कारण रहा कि अंग्रेज जो है उनसे रुष्ट होने लगे। अब आइए इनके तत्कालिक कारण को जानते हैं कि 1857 के क्रांति को शुरू करने का जो शुरू हुआ 1857 क्रांति, उसका तत्कालिक कारण क्या रहा? क्या ऐसा हुआ सैनिकों के बीच में कि वह 1857 की क्रांति को जन्म दे देता है? तो आइए जानते हैं तत्कालिक कारण के बारे में। दिसंबर 1856 में अंग्रेजों के द्वारा पहले ब्राउन बैस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। जब ब्राउन बैस का बंदूक का प्रयोग किया जाता था तो उसके बाद 1856 जो दिसंबर का महीना रहता है, लास्ट 1856 में, उस समय ब्राउन बैस को हटाकर एक नई राइफल लाई जाती है और उस राइफल का नाम होता है इनफील्ड राइफल। तो ब्राउन बैस के जगह इनफील्ड राइफल लाई जाती है दिसंबर 1856 में। और जब इनफील्ड राइफल लाया जाता है तो यह खबर फैलने लगता है कि इनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होता है उस पर गाय तथा सुअर से बनी चर्बी लगा होता है। और यह खबर जनवरी 1857 में सारे जगह फैलने लगता है कि इनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होता है उस कारतूस में कहीं ना कहीं गाय और सुअर की चर्बी जो है लगी होती है, जिसके कारण उसके सेना में जो रह रहे थे, जो अंग्रेज के सेना में जो हिंदू तथा मुस्लिम वर्ग के जो समुदाय के जो लोग रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं गाय को हिंदू धर्म पूज मानते हैं और मुस्लिम धर्म जो है सुअर से घृणा करते हैं। इसके कारण उस कारतूस को जो है प्रयोग करने से सैनिकों के द्वारा मना कर दिया जाता है। और यही इसका तात्कालिक कारण रहता है कि जो ब्राउन बैस बंदूक के जगह जो इनफील्ड राइफल लाया जाता है और यह खबर जब फैलती है कि इस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगती है उस पर गाय तथा सुअर के चर्बी से बना हुआ लेप रहता है, तो उनके द्वारा जो है यह चर्बी को या कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है और सैनिक जो है इस कारतूस को प्रयोग करना बंद कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभ होने के कारण को कि किस तरह से जो है यह चर्बी भरा कारतूस को प्रयोग करने से सैनिकों के द्वारा मना किया जाता है, बंद कर देते हैं और वहीं से जो है 1857 की क्रांति की प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो हम लोगों ने उसका कारण देखा, जिनमें राजनीतिक कारण जो कि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चलाकर अवध के जो शासक रहते हैं उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उनके क्षेत्रों को हड़प लेना, साथ ही साथ आर्थिक कारण हम लोगों ने देखा, कर में वृद्धि, उद्योग का नष्ट हो जाना,
कृषि उद्योग दोनों का ठप हो जाना और अकाल और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाना। तो ये हम लोगों ने आर्थिक कारण देखा, सामाजिक तथा धार्मिक कारण हम लोगों ने देखा, सैनिक कारण हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों में भेदभाव किया जाता था, जिससे सैनिक भी उनसे रुष्ट होने लगते थे। और हम लोगों ने तत्कालिक कारण देखा कि जब ब्राउन बैस बंदूक की जगह इनफील्ड राइफल लाई जाती है तो यह खबर फैलती है कि इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग होता है उस पर सुअर और गाय का चर्बी लगा होता है, जिसके कारण जो सैनिक होते हैं इस बंदूक को प्रयोग करने से मना कर देते हैं। और इसके प्रारंभ होने के कारण अगर हम जानें तो जनवरी 1857 में यह जो खबर जो है, जो कि चर्बी भरी कारतूस की जो खबर थी, यह सबसे पहले दमदम में पहुंचती है। दमदम सैनिकों की छावनी रहती है जो कि वेस्ट बंगाल में रहती है। तो सबसे पहले यह खबर दमदम में पहुंचती है कि इनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होता है उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा होता है। तो जब यह दमदम में खबर फैलती है जनवरी 1857 में, तो यहां से निकल के फिर यह खबर फरवरी 1857 में यह बात बहरामपुर छावनी में आ जाती है। और जब यह फरवरी में बहरामपुर में आती है तो उसके जस्ट अगले माह यानी कि 29 मार्च को यह बात बैरकपुर छावनी में आती है। और यही बैरकपुर छावनी में एक 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही रहते हैं जिनका नाम होता है मंगल पांडे। तो इनके इन्फेंट्री का नाम भी आप याद रखिएगा, साथ ही साथ इनका नाम भी आप याद रखिएगा। दोनों जगह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, तो दोनों चीज को आप याद रखिएगा। 29 मार्च को यह बात जो है बैरकपुर छावनी में पहुंचती है और बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही होते हैं जिनका नाम होता है मंगल पांडे। और मंगल पांडे के द्वारा इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है। और मना ही नहीं किया जाता है, साथ ही साथ जब जबरन करते हैं अंग्रेज तो उनके द्वारा 2 जो अंग्रेजी सैनिक रहते हैं उन्हें घायल कर दिया जाता है, जिनमें कि एक रहते हैं लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा रहते हैं सार्जेंट ह्यूरसन। तो नाम दोनों का याद रखिएगा आप दोस्तों, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन। इन दोनों को मंगल पांडे के द्वारा घायल कर दिया जाता है और घायल करके वह वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अंग्रेज बहुत ही खफा होते हैं इससे, और इसके कारण जो अंग्रेज उन्हें तलाशना शुरू कर देते हैं। और मंगल पांडे ज़्यादा दिनों तक भाग नहीं पाते हैं, ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाते हैं। 29 मार्च को यह घटना होती है और 8 अप्रैल को उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 9 दिनों के अंतराल में ही मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और इस प्रकार से मंगल पांडे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस जो 1857 का जो क्रांति है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो है वह मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभिक तौर पर की जाती है। लेकिन यह विस्तारित रूप कब पकड़ता है, कब यह आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, आइए उनके बारे में भी हम समझते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा कि सबसे पहले यह खबर जो है जनवरी 1857 में दमदम में पहुंचती है और दमदम के बाद ही फरवरी में यह खबर बहरामपुर में पहुंच जाती है। और बहरामपुर के बाद 29 मार्च को जब यह खबर बैरकपुर छावनी में पहुंचती है तो बैरकपुर छावनी के ही 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही होते हैं मंगल पांडे, उनके द्वारा 2 अंग्रेजों को घायल कर दिया जाता है जिनका नाम होता है लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट ह्यूरसन। इन दोनों को घायल करके फरार हो जाया जाता है। लेकिन 8 अप्रैल को उन्हें पकड़ करके फांसी दे दी जाती है। और जब यह खबर फैलता है सैनिकों में कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, तो यह बात जो है 10 मई 1857 का वह दिन रहता है जब मेरठ में सैनिकों को यह बात पता चलती है। और जब यह बात मेरठ के सैनिकों को पता चलती है तो मेरठ के सैनिक जो है वहां से छावनी तोड़कर भाग जाते हैं और पूरा शस्त्रागार भी जो होता है अंग्रेजों का जो शस्त्रागार रहता है वह शस्त्रागार को लूट लेते हैं और कई सारे बंदूकें जो हैं उनके द्वारा लूट ली जाती है। तो 10 मई 1857 को यह खबर मेरठ के छावनी में पहुंचती है और सैनिकों के द्वारा जो है शस्त्रागार को लूट लिया जाता है और लूट करके वह दिल्ली की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब वह दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि 10 मई को यह खबर पहुंचती है, फिर शस्त्रागार को लूटते हैं और 11 मई को वह दिल्ली की ओर
चल पड़ते हैं और उसके अगले दिन वह 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जब वह 12 मई को दिल्ली पहुंचते हैं तो वह दिल्ली पर पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली के जो उस समय मुगल शासक रहते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में, उन्हें अपने आगे के रूप में रखते हैं। और इस प्रकार से बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है वह एक मेन रूप से अपना शासक चुनते हैं। लेकिन चूंकि उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय जो रहते हैं वह वृद्ध हो चुके थे, तो उनका जो वास्तविक नेतृत्व रहता है वह बहादुर शाह जफर द्वितीय के ही सेनापति रहते हैं बख्त खान। इनके द्वारा इस जो क्रांति रहता है या इसका नेतृत्व किया जाने लगता है। तो इसे आप याद रखिएगा। और ये इसी 10 मई से जब यह शस्त्रागार को मेरठ में लूटा जाता है सैनिकों के द्वारा, तो कहा जाता है कि 1857 के क्रांति का जो वास्तविक शुरुआत है वह 10 मई 1857 से ही हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा कि 10 मई को ही यह जो है आंदोलन पूर्ण रूप से एक बड़ा रूप में ले पाता है, चूंकि यहाँ मंगल पांडे को सजा के रूप में फांसी दे दी जाती है। और जब 10 मई को मेरठ की छावनी को सैनिकों को यह पता लगता है तो वह विद्रोह कर देते हैं और शस्त्रागार को लूट करके वह दिल्ली की ओर आकर दिल्ली पर अधिकार भी कर लेते हैं और वह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट बनाते हैं। लेकिन इस आंदोलन का वास्तविक नेतृत्व जो है वह बहादुर शाह जफर द्वितीय के सेनापति बख्त खां के द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसका क्या कारण रहा और किस तरह से तात्कालिक कारण के कारण ही यह जो 1857 का विद्रोह है वह शुरू हो जाता है। और जब यह शुरू होता है और इसके वास्तविक नेतृत्वकर्ता के रूप में बख्त खां नेतृत्व करते हैं तो यह आंदोलन जो है बहुत विस्तृत रूप लेता है और एक अच्छे खासे भाग में जो है यह आंदोलन फैलता है और कई जगह जो है अन्य शासकों के द्वारा इसका नेतृत्व जो है किया जाता है। तो इसको हम लोग विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि 1857 के क्रांति का विस्तार कहाँ हुआ, किन किन क्षेत्रों में जो है किनके द्वारा इस 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया गया, तो उसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ और किन क्षेत्रों में जो है किनके द्वारा नेतृत्व किया गया, जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ और किस क्षेत्र में किनके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो आइए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इसके विस्तार को देखेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार जो है किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो उस क्षेत्र को देखोगे कि किन किन क्षेत्रों में जो है इस आंदोलन का विस्तार हुआ, साथ ही देखेंगे कि किस क्षेत्र में किनके द्वारा नेतृत्व किया गया और किनके द्वारा जो है इस विद्रोह को बढ़ाया गया, और साथ ही देखेंगे फिर कि किस अंग्रेज शासक के द्वारा, किस अंग्रेज के द्वारा जो है इस अलग अलग क्षेत्रों में जो है इस विद्रोह को दबाया जाता है। तो दमनकर्ता को देखेंगे हम लोग, यहाँ नेतृत्वकर्ता को भी देखेंगे किस क्षेत्र में किनके द्वारा नेतृत्व किया गया, और साथ ही देखेंगे यहाँ दमनकर्ता को कि किस क्षेत्र में किस अंग्रेज के द्वारा जो है इस क्रांति को दमन किया गया था। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इनसे रिलेटेड, जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्रों में जो है विद्रोही आते हैं, वहां से मेरठ के छावनी से निकल करके और दिल्ली के छात्रे में आते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्रों में जो है इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वह बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया जाता है, जो कि मुगल सम्राट रहते हैं, मुगल के अंतिम बादशाह रहते हैं बहादुर शाह जफर। उन्हीं के द्वारा जो है दिल्ली के क्षेत्रों में इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। तो इनका आप नाम याद रखिएगा। और इसे दबाया गया था मुख्य रूप से हडसन के द्वारा। हडसन और निकोलसन दोनों रहते हैं उस समय लगभग उस पीरियड में पूरा। तो हडसन के द्वारा जो है मुख्य रूप से इस दिल्ली के क्षेत्रों में इस विद्रोह को दबाया जाता है। तो दमनकर्ता का नाम भी आप याद रखिएगा। और कहा जाता है कि 1862 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है काले पानी की सजा के लिए, और रंगून में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और बख्त खां जो कि सेनापति रहता है बहादुर शाह जफर द्वितीय को, यही बख्त खां के द्वारा ही दिल्ली के क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। लेकिन शासक जो थे उस समय वह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन नेतृत्व जो है इनके सेनापति बख्त खां के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आप इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। वहीं अगर लखनऊ के क्षेत्रों को देखें तो लखनऊ के क्षेत्र में जो है इस क्रांति का जो है नेतृत्व वह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। नाम याद रखिएगा आप, लखनऊ के क्षेत्रों में बेगम हजरत महल, और इनका दमन जो है कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि कैंपबेल
कहते हैं कि बेगम हजरत महल जो रहती है वह खुद ही हाथियों पर चढ़ करके आती है और जो इस विद्रोह में भाग ले रहे थे उन विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों को उत्साह बढ़ाते थे और हाथी पर आकर यह विद्रोह का नेतृत्व किया करते थे। तो कैंपबेल के द्वारा दबाया जाता है लखनऊ के क्षेत्रों में बेगम हजरत महल के द्वारा जो किया जा रहा था नेतृत्व उसे दबाया जाता है कैंपबेल के द्वारा। और कहा जाता है कि बेगम हजरत महल जो रहती है वह आत्मसमर्पण नहीं करती है और वह नेपाल चली जाती है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। अगला जो अगर कानपुर के क्षेत्र की बात करें तो कानपुर के क्षेत्र में जो इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था वह नाना साहब के द्वारा किया गया था। तो नाम याद रखिएगा आप दोस्तों, कानपुर के क्षेत्र में नाना साहब के द्वारा, जिनका कि बचपन का नाम धोधूपंत था। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनके बचपन के नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि नाना साहेब के जो बचपन का नाम था वह धोधूपंत था और इनके द्वारा कानपुर के क्षेत्रों में जो है नेतृत्व किया गया था। इनका जो नेतृत्व है वह कैंपबेल के द्वारा ही दबा दिया जाता है। तो कैंपबेल के द्वारा दो जगहों पे दबाया जाता है, एक तो बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ के क्षेत्रों में करती है, इनका विद्रोह दबाया जाता है, और साथ ही साथ नाना साहब जिन्हें कि धोधूपंत के नाम से भी जाना जाता है जो कि उनका बचपन का नाम है। तो नाना साहब जो कि कानपुर के क्षेत्रों में करते हैं नेतृत्व, तो उनका भी दमन जो है कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। तो कैंपबेल के द्वारा दो जगह पे, एक लखनऊ के क्षेत्र में और दूसरा कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया जाता है। वहीं अगर इस नाना साहब के बारे में बात करें तो ये नाना साहब जो रहते हैं वह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र रहते हैं। और जब लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति आता है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो दत्तक पुत्र रहते हैं उनका अधिकार छीन लिया जाता है और जिसमें नाना साहब का भी अधिकार छीना जाता है और वंचित रहते हैं। तो नाना साहब का जो है नाना साहब नेतृत्व जो है कानपुर से करते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और यह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जो नेतृत्व है वह तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। चूंकि तात्या टोपे जो है चूंकि दोस्तों वह नाना साहब के ही सहयोगी थे, नाना साहब का ही वह सहयोग कर रहे थे कानपुर के क्षेत्रों में, लेकिन जब नाना साहब को पूर्ण रूप से कानपुर के क्षेत्रों में वो सहयोग कर देते हैं तो फिर वह ग्वालियर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और ग्वालियर के क्षेत्रों में जो है तात्या टोपे के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इनके बचपन के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनके बचपन का नाम भी आप याद रखिएगा। ये दोनों के बचपन के नाम से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाना साहब के बचपन का नाम धोधूपंत था और तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोनों के बचपन के नाम को आप याद रखिएगा। तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि इनके एक दोस्त रहते हैं मान सिंह, और यही मान सिंह के विश्वासघात के कारण जो है ग्वालियर के क्षेत्र में इन्हें पकड़ा जाता है और पकड़ करके फिर इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो मित्र के विश्वासघात के कारण जो है तात्या टोपे की जो है मृत्यु जो है वह अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है फांसी दे करके। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर झांसी के क्षेत्रों की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि झांसी के क्षेत्रों में जो नेतृत्व है वह रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था और झांसी के क्षेत्रों में जो विद्रोह का दमन है वह सर ह्यूरोज के द्वारा किया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो झांसी के क्षेत्रों में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, लेकिन इसका दमन जो है सर ह्यूरोज के द्वारा किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, सर ह्यूरोज के द्वारा जो है झांसी के क्षेत्रों में रानी लक्ष्मीबाई का जो नेतृत्व कर रही थी उनका विद्रोह को दमन किया जाता है। सर ह्यूरोज के द्वारा कहा जाता है कि भारत की एक एक नारी में कई पुरुषों की ताकत जो है समाहित है और वह जो सोई हुई एक महिला है वह भी एक पुरुष से कम नहीं है। तो यह सर ह्यूरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखी थी एक महिला होते हुए भी। तो आप याद रखिएगा कि झांसी के नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया और इनका दमन जो है सर ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो यह गंगा राव की विधवा थी और गंगा राव की विधवा होने के कारण उनका जो दत्तक पुत्र रहते हैं दामोदर राव, और इसी दामोदर राव के कारण ही वह इनके दामोदर राव के अधिकार को दिलाने के लिए कहा जाता है कि दामोदर राव के अधिकार को दिलाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वह युद्ध लड़ती है और उनका नेतृत्व जो है झांसी के क्षेत्रों में किया जाता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जगदीशपुर के जो नेतृत्व हैं वह बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, बिहार के जगदीशपुर के क्षेत्रों में जो नेतृत्व है वह बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बिहार के पटना के क्षेत्रों में बात करें तो पटना के क्षेत्र में नेतृत्व जो है पीर अली के द्वारा किया जाता है।
तो बिहार के जगदीशपुर की बात अगर करेगा तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में शुरुआत जो है पीर अली के द्वारा किया गया था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और इनका ज़्यादा दिन तक नेतृत्व नहीं चलता है और कहता है कुछ ही दिन के बाद इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इन्हें आप याद रखिएगा कि पटना का नेतृत्व जो है पीर अली के द्वारा किया गया था। और यह बिहार के क्षेत्रों में जो नेतृत्व को दबाया गया था वह विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया था। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा कि बिहार के जगदीशपुर के क्षेत्रों में नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जबकि इन्हें दबाया गया इनके विद्रोह को विलियम टेलर के द्वारा। अगर इनकी बात करें बाबू कुंवर सिंह की, तो कहा जाता है कि 1857 के क्रांति में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाले शासक थे वह थे बाबू कुंवर सिंह, और इन्हीं के द्वारा सर्वाधिक विजय दर्ज की गई थी। कहा जाता है कि यह बिहार के क्षेत्र में, बिहार के जगदीशपुर के क्षेत्र में नेतृत्व कर ही रहे थे, साथ ही साथ यह यूपी के क्षेत्रों में भी जाकर के कई युद्ध लड़े और उनसे कई युद्ध जीते और अंग्रेजों के नाकों में हद तक दम कर दी थी। तो इसे आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो विजय दर्ज की थी 1857 की क्रांति में वह बाबू वीर कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार के जगदीशपुर के क्षेत्रों से नेतृत्व कर रहे थे। और इनके जो इनका विद्रोह था उन्हें विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया था। वहीं अगर इलाहाबाद के क्षेत्रों की बात करें, जो कई और छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनसे कि क्वेश्चन बना करके मिलान करने के रूप में दे दिया जाता है क्वेश्चन, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो इलाहाबाद के क्षेत्रों में लियाकत अली खान के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया जाता है और इनके विद्रोह का दमन जो है जनरल नील के द्वारा किया जाता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इलाहाबाद के क्षेत्रों में लियाकत अली खान और इन्हें दबाया गया जनरल नील के द्वारा। वहीं अगर बरेली की बात करें तो बरेली के क्षेत्र में जो है खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और इन्हें दबाया जाता है कैंपबेल के द्वारा। तो कैंपबेल को हम लोगों ने देखा दोस्तों, यह 3 विद्रोह का दमन करते हैं। एक तो बरेली के क्षेत्र में खान बहादुर खान जो नेतृत्व कर रहे थे तो कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। साथ ही हम लोगों ने देखा लखनऊ के क्षेत्रों में जो कि बेगम हजरत महल कर रही थी उसका नेतृत्व, उसे भी कैंपबेल के द्वारा ही दबाया गया। और हम लोगों ने देखा कानपुर के क्षेत्रों में नाना साहब के द्वारा, जिन्हें कि धोधू पद के नाम से भी जाना जाता है, तो कानपुर के क्षेत्र में नाना साहब का दमन भी है कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। तो कैंपबेल के द्वारा कई यानी कि लगभग हम लोगों ने देखा इसमें 3 जगहों पर जो है उनके द्वारा दमन किया जाता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। वहीं अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा के क्षेत्र में देवी सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और गोरखपुर के क्षेत्र में गजाधर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो इनके नाम को भी आप याद रखिएगा, इनके नाम से भी मिलान करने के रूप में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में जो है जयदयाल और हरदयाल नामक 2 भाई के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। मथुरा के क्षेत्र में देवी सिंह, गोरखपुर के क्षेत्र में गजाधर सिंह, वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में जयदयाल तथा हरदयाल नामक 2 भाई के द्वारा जो है इस विद्रोह को उठाया जाता है और इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया, कारण को देखा, उसके प्रारंभ होने का क्या कारण रहा और किस तरह से प्रारंभ हुआ उसे देखा, और उसके विस्तार को हम लोगों ने देखा कि किन किन क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ, किन क्षेत्र में किनके द्वारा नेतृत्व किया गया और किन अंग्रेज के द्वारा उन्हें दबाया गया, और उनके कुछ प्रमुख बिंदु को हम लोगों ने देखा। और अगले वीडियो में जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी उसमें हम लोग स्वरूप के बारे में देखेंगे, असफलता का कारण क्या रहा उसके बारे में देखेंगे, और क्या परिणाम निकलता है 1857 की क्रांति के, इसके बारे में देखेंगे। तो 50% पार्ट हम लोगों ने आज पढ़ा है, 50% पार्ट बटा हुआ है जो कि हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।